बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आपको पता है कि मैं इस वक्त कराची में 2 दिन से मौजूद हूँ और आज अपने दोस्त सुहेल अहमद के खुसूसी दावत पे इस वक्त खान यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट में कैंपस में मौजूद हूँ। इस प्रोग्राम में इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है, क्या स्कॉलरशिप मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा तारुफ कराता चलूँ कि सुहेल जो इस वक्त PG की स्टूडेंट है इधर और बेसिकली इनका ताल्लुक मर्दान तलबई से हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई कैसे आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। सुहेल भाई अपना ज़रा तारुफ कराएं और साथ में ये बताएं कि आपने अपने एजुकेशन करियर के हवाले से बताएं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद और शुक्रिया कि आपने दावत कबूल की और यहाँ पे आए हमारे इंस्टीट्यूट में। मेरा जैसे आपने कहा ताल्लुक़ तो तख्ताबाई मर्दान से है। मैं इस इंस्टीट्यूट में आया था 2016 में जब MPhil प्रोग्राम के लिए, MPhil इन एजुकेशन। उससे पहले मैं पेशावर यूनिवर्सिटी के IER डिपार्टमेंट में इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च में B.Ed ऑनर्स कर रहा था। फिर यहाँ पे MPhil के लिए आया। MPhil में चूँकि मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंट से स्कॉलरशिप मिली थी। फिर MPhil के बाद मैं यहाँ पे एज अ रिसर्च एसोसिएट काम कर रहा था और रिसर्च एसोसिएट के दौरान ही मैंने PhD के लिए हंटिंग शुरू की कि मैं PhD में भी कहीं एनरोल्ड हो जाऊँ। देन आई गॉट मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज़ आउट ऑफ द कंट्री एज वेल एज इन दिस इंस्टीट्यूट। फिर मैंने ये प्रेफर किया कि मैं यहाँ पे PhD के प्रोग्राम में एनरोल हो जाऊँ और मैं अभी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे इस इंस्टीट्यूट में PhD कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सुहेल भाई ज़रा ये बताएं कि आप यूनिवर्सिटी पेशावर में आपने डिग्री कंप्लीट किया, फिर आप MPhil के लिए यहाँ आए और फिर इसके बाद रिसर्च एसोसिएट और फिर अब इस PhD करें। ज़रा बताएं कि यहाँ पे आप कौन सी स्कॉलरशिप के थ्रू MPhil के दौरान फिर रिसर्च एसोसिएट के जरिए आप किस तरह आप यहाँ पे ठहरे और अब PhD करें। इसके वाले ज़रा स्कॉलरशिप के हवाले से बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, तो इस इदारे का सबसे जो अच्छी बात है वो मुझे ये लगती है कि यहाँ पे आपका जो फाइनेंस है वो कभी आपका हर्डल नहीं बनता कि आपकी तालीम के रास्ते में रुकावट मिल जाए। मैं जब MPhil के लिए आ रहा था तो उस वक्त भी मुझे ये परेशानी थी कि ये फ़ीस क्या होगा, कितना ज़्यादा फ़ीस, और वैसे भी लोग समझते हैं ये बड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस था और कुछ मेरे पास स्कॉलरशिप की फंडिंग थी, तो ब्रिजिंग स्कॉलरशिप्स थी जिसमें इंक्लूड था मंथली स्टाइपेंड थी जो कि डेली वेज बहुत कम पैसे थे, लेकिन मंथली स्टाइपेंड थी। एकोमोडेशन हॉस्टल की फ़ीस थी उसमें इंक्लूड था और साथ में मेरा ट्यूशन फ़ीस एक्सेट्रा ये वाले सारी चीज़ें इंक्लूड थी। लेकिन मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमारे क्लास में मतलब जो लोग भी आए यहाँ पे वंस एडमिशन ले ले और वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करें, तो जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है मतलब 99% लोगों को वो मिल जाती है। 99% लोगों को मेरे हिसाब से इस इंस्टीट्यूट में। फिर इसमें क्या कवर होते हैं? 99% जो स्कॉलरशिप मिलती है लोगों को, फिर स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ें कवर होती है? देखिए, उसमें हमारे पास कवर होती है इनकी हॉस्टल एकोमोडेशन जो होती है, इसमें इनकी ट्यूशन फीस कवर होती है, ये वाले चीज़ें। बाकी जो खाने पीने का स्टाइपेंड मंथली मिलता है MPhil लेवल पे या M.Ed प्रोग्राम लेवल पे, तो वो 5-6 हज़ार का मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो पॉकेट मनी मिलती है, जिसको मील मनी कहते हैं। तो उसको अगर हम देखें तो इस यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज़ होती है कि इकोनॉमी फूड होता है। जैसे मैंने विजिट किया, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह के रेट्स भी मेरे ख्याल से इस वक्त आप घर का खाना भी इतनी पैसे में नहीं खा सकते। कि आपके पास अगर 2 नान हो और साथ में सालन लेते हो तो आपको 40 रुपीज़ देने होते हैं। अच्छा। तो आपका पेट एक टाइम का 40 रुपीज़ है, वो 60 होगा। तो मतलब 40 रुपए में आप एक वक्त खाना खा सकते, जिसमें 2 रोटी होती है और सब्जी है। और अगर 60 रुपए में आपकी 2 रोटी और मतलब चिकन है या मीट है, हाँ, वो वाले मिल जाते हैं। तो इसमें के स्टूडेंट्स की फैसिलिटीज़ हैं, तो वो जो 5-6 हज़ार आपको मील मनी मिलती है, साथ में ये यहाँ पे अगर आप वो खाते हैं तो उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया होता है, आपका महीने का खाने का खर्चा वहाँ से निकलता है। और जो चाय का एक कप हमने पिया तो आम नॉर्मल बंदी के लिए वो 60 रुपए की है, स्टूडेंट के लिए वो 15 रुपए की, और बहुत अच्छी चाय थी, मतलब अच्छी क्वालिटी, अच्छी रेस्टोरेंट की चाय जिस तरह होती है वही थी। यहाँ पे ये वाला सब ठीक है। तो ये तो हमारे MPhil M.Ed की थी।
पीएचडी में फिर मेरा जो स्कॉलरशिप था वो फुली फंडेड है, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलती है, कोई 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलती है, जिसमें आपको कोई भी फीस जमा नहीं करनी होती है, बस आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। साथ में आपको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च ग्रांट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आपको जो भी आप बजट आप बना देते हैं उस बजट के हिसाब को ग्रांट भी मिलती है। तो आप मतलब रिसर्च एसोसिएट बन जाते हैं फिर? नो, आप कोई पीएचडी का स्टूडेंट, पीएचडी के प्रोजेक्ट में आपको थीसिस लिखने होते हैं। उस थीसिस के लिए आपको रिसर्च करना होगा, फील्ड वर्क करना होगा, आना जाना होगा, काम करना होगा। वो काम का खर्चे के लिए आप अगर ग्रांट के लिए अप्लाई कर देते हो तो यूनिवर्सिटी आपको ग्रांट भी दे देते हैं। ठीक है। और रिसर्च एसोसिएट अगर आप बनते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है और इसमें क्या फायदा? ओके, सो जो रिसर्च एसोसिएट वाली मेरा एक्सपीरियंस था वो तो एक जॉब है, राइट। तो वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आते हैं फैकल्टी के पास, वो अपने स्टूडेंट्स को अनाउंस कर देते हैं कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, आप अप्लाई कर देते हो, स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है, इंटरव्यू वगैरह। सो अगर आप में सलाहियत है और आप उनको मुतमईन कर पाए तो आपको जॉब ऑफर मिल जाती है। ठीक है। उस जॉब की मुख्तलिफ सैलरीज होती है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, लेकिन आप फिर बन जाते हैं एज एम्प्लॉय। ठीक है, राइट। अगर आप वो फुल टाइम है, अगर स्टडीज के साथ फॉर एग्जांपल मैं दौरान पीएचडी कर रहा हूँ तो मैं स्कॉलरशिप मिल रही है, तो मैं पार्ट टाइम और रिसर्च एसोसिएट जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में ये स्टाइपेंड भी मिल रही है। लेकिन अगर मैं सिंपल फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाता हूँ तो उसमें आपको बाकायदा सैलरी जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से वो मिल जाती है। ठीक है। सुहेल भाई, एक और सवाल पूछने से पहले मैं आपको ज़्यादा चलूँ ज़रा अपने नाजरीन को कि मैंने मुख्तलिफ सेक्शंस यहाँ पे विजिट की, लाइब्रेरी में गया, इस तरह में वहाँ पे जो कॉमन रूम था, हमारे यहाँ जो कॉमन रूम्स होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में सिर्फ ख़वातीन की होती है, फीमेल्स की होती है। यहाँ पे सीन कुछ इस तरह है कि मतलब मेरा जहन खुल गया कि मतलब इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद है। स्कॉलरशिप पे आप पढ़ सकते हैं। सुहेल भाई ने गिला भी किया कि वक्तुल फासिल लोग नहीं आ रहे, अब इसके लिए हमें प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन कॉमन रूम में आपको फ्रिज की फैसिलिटी है, आपको सोने की फैसिलिटी है, वहाँ पे फिर रिफ्रेशमेंट के लिए अलग से एक रूम है जहाँ कैरम बोर्ड मौजूद है, लड्डू मौजूद है, म्यूजिक का सिस्टम मौजूद है। तो क्लासरूम का जो सिस्टम है, लाइब्रेरी जो इस वक्त एजुकेशन जो लाइब्रेरी उसके वाले से मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तान की सबसे रिच लाइब्रेरी है। तो इतनी फैसिलिटीज मौजूद है और आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री स्कॉलरशिप पे आप आ सकते हैं। उसके लिए अगर आप एमफिल के लिए या जो एमएड है उसके लिए आते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए? अच्छा, जब हमारे जो एमफिल और एमएड के प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये है। दूसरी ये है बीएस नहीं मास्टर, मतलब बीएस या मास्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, भले आप इंजीनियरिंग से हो, लॉ से हो, किसी भी, थोड़ा मैं उसमें कंफ्यूज है, साइंस से भी हो, बॉटनी, ज़ूलॉजी। लेकिन उसके साथ आपको 1.5 ईयर का या 1 ईयर का बीएड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं कि आप एमएड और एमफिल जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल्स की टीचर्स भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी इस तरह की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई रूल नहीं है। कोई मेल हो, फीमेल हो, कहाँ से भी हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। और पीएचडी के लिए क्या? पीएचडी के लिए फिर आपके पास एजुकेशन में एमफिल होनी चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। तो एमफिल इन एजुकेशन देन आप एलिजिबल है पीएचडी के लिए। लेकिन हमारा जो एमएड प्रोग्राम है ये एमफिल का भी इक्विवेलेंट है। तो यहाँ का एमएड करने के बाद आप किसी भी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंक्लूडिंग हमारे यूनिवर्सिटी में, आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये एजुकेशन के हवाले से जो आईईडी डिपार्टमेंट, आईईडी यूनिवर्सिटी इस सबसे टॉप पाकिस्तान में अगर एजुकेशन में अगर किसी ने ज्यादा काम किया है और गुड क्वालिटी का काम किया है तो मेरा ख्याल में, और जो भी एजुकेशन फील्ड से इन्वॉल्व लोग हैं तो इस बात को एक्नॉलेज, वो तो यहाँ के एनवायरनमेंट से आगे पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे फैकल्टी नेशन वाइड स्टडीज रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उसमें इन्वॉल्व होती है, या जितने भी रिफॉर्म्स होती है, फॉर एसएनसी का रिफॉर्म्स हो गया या टीचर लाइसेंसिंग का जो अभी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, तो ये हमारे लोग इसी में इन्वॉल्व होते हैं और ये करते हैं। सुहेल भाई, ये अगर हम इस एमएड या एमपीआई की जो यहाँ पे डिग्री है उसको टारगेट करें तो इसकी प्रोसीजर क्या है? एडमिशन कब ओपन होती है, फिर टेस्ट वगैरह, क्या सीन होता है इसका? अच्छा, इसका जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो साल में कोई एक बार अनाउंस होता है और मोस्ट प्रोबेबली मार्च समथिंग में ही अनाउंस हो जाते हैं। फिर उसका एक 2 महीने का टाइमलाइन होता है एप्लीकेशन सबमिशन का,
फिर टेस्ट और टेस्ट के बाद इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू के बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। ठीक है। सो आपको टेस्ट क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, फिर आपको ऑफर लेटर। आपको स्कॉलरशिप में सब कुछ आपकी कवर होती है, once आप आ जाते हैं तो आपको मिल जाती है। आपको फाइनेंस की वजह से आपका स्टडी मुतासिर नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सो मच सुहेल भाई। हमारी डिटेल डिस्कशन हुई है कि इस हवाले से हम पुख्तनख्वा में, और मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट से शुरू कर रहा हूँ चारसदा की कुछ टीचर्स के लिए ट्रेनिंग हम अरेंज कर रहे हैं, अवेयरनेस सेशन, जिसमें हम इनको 2023 में जो एडमिशन होगी, 24 में एडमिशन होगी, उसके हवाले से तैयार करेंगे। इसके लिए भी हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें इंशाल्लाह अज़ीज़, प्राइवेट कैपेसिटी में इंशाल्लाह अज़ीज़। तो उसके हवाले से आपसे डिटेल में बात होगी इंशाल्लाह अज़ीज़। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए हम बहुत सारे ऐसे टीचर्स या जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं, हम उनको आप मेंशन भी कर सकते हैं कि इस वीडियो के जरिए आप फायदा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सुहेल भाई, इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।